मैं मेडिकल एजुकेशन के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूँ। जैसे कि सबको ज्ञात होगा कि ये ग्रुप 1 है और ग्रुप 1 में मेडिकल एजुकेशन बहुत सारी सर्विसेज को रेंडर करता है, जैसे पेशेंट केयर, उसके अंदर डायग्नोस्टिक सर्विसेज आती हैं। मैं सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण काम मेडिकल एजुकेशन का है, टीचिंग एंड लर्निंग, उस पर फोकस करूंगी, फिर रिसर्च और पेशेंट केयर और 3-4 पे फोकस करूंगी जल्दी से। सबसे ऐतिहासिक कदम एजुकेशन के अंदर हमने लिया और वो है कि प्रत्येक मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज हम खोलेंगे। हमने इसका एक्सपेंशन किया व्यापक रूप से। उसकी सराहना तो आप करेंगे नहीं, कब खोलेंगे, कैसे करेंगे। जब हमने ये विजन रखा है, हम लेकर आए, तो निश्चित रूप से उसके सारे संसाधन हम उपलब्ध करवाएंगे। मेडिकल शिक्षा का हमने एक्सपेंशन किया और आयतर हम सुनते हैं कि डॉक्टर्स की बहुत कमी हो। जब इतने सारे इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन देंगे तो बहुत क्वांटिटी के अंदर हम डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करेंगे और जिससे बेहतरीन पेशेंट केयर हम मुहैया करा पाएंगे। आज एसएमएस जयपुर में चला कर आते हैं, कोटा जहाँ पे हमारे 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर दूर दूर से चला कर आते हैं। जब हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मेडिकल कॉलेज होएगा और चरणबद्ध तरीके से समय से वो डिस्ट्रिक्ट में पेशेंट केयर भी डेवलप होगी, तो दूर दराज आने की जो तकलीफ है ये नहीं होगी। और इसी काम के अंदर लेकिन अब जो हमारी भूमिका बन जाती है वो बन जाती है क्वालिटी एजुकेशन की। क्वांटिटी तो हमने दे दी है, लेकिन हमें क्वालिटी सुनिश्चित करनी पड़ेगी और इसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि हम किस तरीके के डॉक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे इस इंस्टीट्यूशन से। क्वालिटी एजुकेशन इज इक्वल, क्वालिटी टीचिंग इज इक्वल टू क्वालिटी डॉक्टर्स। और उसके लिए हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा, हमें मापदंड और करिकुलम इस तरीके से तय करने पड़ेंगे कि हम वर्ल्ड क्लास टीचिंग के उसके ऊपर आए। अगर हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स को तो नहीं कर पाते गवर्नमेंट एजुकेशन के मापदंड पे, बट मैं चाहती हूँ कि कम से कम जयपुर वाले एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड रिनाउंड, वर्ल्ड क्लास हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन की तरह उसको स्टैब्लिश करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैंने माना कि शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी है और कालीचरण जी सराफ ये कह रहे थे कि हमें डायरेक्ट इंटरव्यू से इसके अंदर रिक्रूट करना चाहिए। निश्चित जब स्टूडेंट सफ़र करता है, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि डायरेक्ट इंटरव्यू से हमें रिक्रूट करके इस बॉडी को ऑटोनॉमस भी बनाना चाहिए कि 15 या 20 साल की सर्विस करता है और आपके पास में कोई सिस्टम नहीं है, आप कहीं पे भी उसको करते हैं, एक बड़ी अनिश्चितता उसके अंदर होती है। आप इस तरीके से रिक्रूट करें जिस तरीके से सोसाइटी रन कॉलेजेस भी अपने आप को डायरेक्ट रिक्रूट कर रहे हैं और वो वहाँ पर जहाँ पे जो जाना चाहता है, जो जिस जगह सेवा जानना चाहता है, वो उसी जगह पे इंटरव्यू देगा, तो चीज़ें आसान होंगी। और क्वालिटी टीचर्स को अट्रैक्ट करने के लिए निश्चित रूप से हमें सैलरी स्ट्रक्चर भी बदलना पड़ेगा, सर्विस स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। एम्स और पीजीआई के स्तर पर हमें करना पड़ेगा अगर हम उस क्वालिटी के प्रोफेसर्स अगर हम चाहते हैं। हमें उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, हमें उस तरीके का एनवायरनमेंट डेवलप करना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि आजकल तो क्लासरूम्स हो गए हैं, वो पूरा मैकेनिज्म हमारे यहाँ पे डिजिटल सब कुछ इन कॉलेजेस में डेवलप्ड है ऑलरेडी, उसके लिए हमें कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्ल्ड क्लास फैकल्टी से कोलैबोरेशन करके मेडिकल इंस्टीट्यूशन, अरे बातें बाद में करना आप, इतना ही टाइम देंगे मेरे को, ये बोलना मुझे बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट पे कोई कॉस्ट नहीं आएगी और इसलिए रेगुलर लेक्चर्स हम इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस अगर हम स्टैब्लिश करें तो हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है, हमें कार्डर भी बदलने की, अलग अलग करने की आवश्यकता है। पीएचसी सीएचसी का कार्डर हम अलग कर दें, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का कार्डर अलग कर दें, गुणवत्ता भरी शिक्षा भी देंगे और पेशेंट केयर में भी हमारी वृद्धि होगी। ये फैकल्टी के बाद में अब जो दूसरा अंग, सर बात कर रहे हैं भाई, आप थोड़ा आवाज़ नहीं कर रहे, प्लीज़ बोलने देंगे। दूसरी चीज़ जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की फैकल्टी के बाद में है वो स्टूडेंट्स। जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज रन कर रहे हैं वो तो ठीक है, सोसाइटी रूल्स से जो कॉलेजेस चल रहे हैं उसके अंदर हमारा 50% रिजर्व्ड है और 50% हमारा पेड है, जिसमें लो पेड सीट्स हैं और कुछ एनआरआई सीट्स हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो कभी 80 लाख, कभी 90 लाख, कभी 1 करोड़ की फीस तय करते हैं। हमें लगता है कि एक स्टेट फीस रेगुलेटरी लॉ लाने की ज़रूरत है और उसके अंदर जो 5,000 नीचे वाली रैंक पे जो बच्चा आता है, जिसे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं लेना चाहता है, उसे वो 1 करोड़ की फीस लेकर ले लेते हैं। तो मुझे लगता है इसको सुधारने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जो बॉन्ड हम भरवाते हैं, बॉन्ड तो हम भरवा लेते हैं ताकि वो छोड़कर नहीं जाए, बीच में नहीं जाए, लेकिन जॉब की हमारी कोई एश्योरेंस नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम इन बच्चों को पास आउट होते ही तुरंत मेडिकल कॉलेजेस इनको जॉब दे सके। तो ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप करने की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश का मॉडल है जिसके अंदर विद इन 1 मंथ
हिमाचल में वो उसको जॉब देते हैं। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं अगर आप स्टाइफन लोगे तो बॉन्ड भरो, स्टाइफन नहीं लोगे तो बॉन्ड मत भरो। हमें भी इस तरीके से सोचने की ज़रूरत है। कर्नाटका का मॉडल है, वो बॉन्ड में कहते हैं अगर आप MBBS की पढ़ाई करते हैं तो आपको PHC में लगाएंगे, PG की करते हैं तो आपको सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाएंगे, DM की करते हैं तो आप मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट के हेड के हॉस्पिटल्स पे लगाएंगे। अब आपको पता है कि जो PG से पास आउट होते हैं कोई रूरल में नहीं लगना चाहता। अभी ऐतिहासिक भर्ती मंत्री महोदय जी ने 2000 की करी, मेरे को लगता है 1500 की ज्वाइनिंग आ गई, 500 की। जब सबसे ज़्यादा नंबर में अगर कोई भर्ती हुई तो हमारे कार्यकाल में मंत्री जी की लीडरशिप में हुई। इसलिए इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात जो है कि हमारे पास में 50% कोटा स्टूडेंट्स को हमें फिक्स करना पड़ेगा। जो हम इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं जो ये कहते हैं कि आप रूरल में जाएंगे तो आपको इतना 10% का बेनिफिट मिलेगा, 1 साल पे 20% आपको 2 साल पे मिलेगा, तीसरे साल पे 30% मिलेगा। तो जो बैक बेंचर्स हैं वो फ्रंट में आ जाता है, जो PG का टॉपर होता है वो नीचे चला जाता है। तो 50% तो जो टॉपर्स है उसके लिए आप रिजर्व करें और बाकी इन सर्विसेज के लिए करना चाहें ताकि स्टूडेंट्स जो टॉपर्स हैं वो डिमोरलाइज नहीं। दूसरी बात मैं रिक्रूटमेंट के पार्ट पे कहना चाहती हूँ। ये जब स्टूडेंट्स अपनी पूरी करते हैं BSc, BA, BCom या MBBS, MS, MD के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं उस पर हमारे यहाँ अलग अलग है, कहीं पे 45, कहीं पे 40, कहीं पे। जब हमने रिटायरमेंट की एज 60 से 65 बढ़ा दी तो हमें रिक्रूटमेंट की एज भी 45 से 50 करनी चाहिए। और बहुत सारे राज्य मैं आपको बताती हूँ जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बंगाल, एम्स, PGI, इन सब में रिक्रूटमेंट की एज 50 है। अगर वो रिक्रूट नहीं होता, किसी कारण देरी हो जाती है और वो 45 के अंदर वो क्रॉस कर जाता है, या तो वो MO रहता है और वो प्राइवेट में जाता है। तो हम किस तरीके से इसको रोकेंगे कि हम क्वालिटी वाले डॉक्टर्स को अपने पास लाएं, तो हमें ये भी बदलने की जरूरत है। एक जो बहुत आवश्यक चीज़ है टीचिंग के साथ रिसर्च, मैं उस पर भी फोकस करूं, उस पर हमें फोकस देने की जरूरत है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स लैब हमारे पास SMS में है, स्टेम सेल्स हमारे पास SMS में है, हेमेटोलॉजी HLA जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है वो भी हमारे पास SMS में, लेकिन हमें इनको और आगे दूसरी जगह भी डेवलप करने की जरूरत है। डायबिटिक्स के अंदर जैसे कि एक स्टेम सेल रिसर्च हो रही है और उसके अंदर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से जीन्स को ठीक करके क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाने के लिए काम करना जा रहा है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग मिले, इसके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो, इस तरीके का मैकेनिज्म हो कि हम वर्ल्ड स्तर की रिसर्च कर सकें। घर बैठे तो उसके पास आइडिया आया, फैसिलिटेट हुआ तो घर सोचकर तो कुछ नोबेल पुरस्कार बनेगा नहीं। अनटिल अनलेस वो क्रॉस करे, उसके आइडियाज़ वर्ल्ड साइंटिस्ट के साथ बैठे तो कुछ निकलेगा। और रिसर्च पर अब हमें जोर देना पड़ेगा। कोविड के इस दौर से जब हम निकल कर आए हैं तो हमने देखा कि रिसर्च कितनी महत्वपूर्ण हुई। अब 1 साल बाद हम वो टीका लगाते हैं और प्रधानमंत्री जी की फोटो का कागज़ लेकर आते हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर एक कंसोर्टियम के माध्यम से वर्ल्ड रिनाउंड हर देश से रिसर्चर्स बनाते हैं, वो प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से प्लानिंग होगी, क्या उसका विजन होगा, फिर वो ब्रेक थ्रू रिसर्चर्स लाते हैं, इस तरीके से एग्जीक्यूट होती हैं। या तो आप प्रिंसिपल को एम्पावर करें, इंडस्ट्री वगैरह ये तीनों के कोलैबोरेशन से कोई हम रिसर्च को इनको एक प्लेटफॉर्म दे जाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी स्कीम्स इसके लिए रन करती है, पर हमें स्टेट लेवल पे भी इसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जो सामने दिख रहा है उसके पीछे क्या है, इसी को तो रिसर्च कहते हैं, लेकिन इसमें गहराई और शोध आगे लाने की और उसके संसाधन हमारे को स्टेट लेवल पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ दूसरी सर्विसेज जो मेडिकल एजुकेशन रेंडर करती हैं वो है क्वालिटी पेशेंट केयर प्रोवाइड करना। SMS में मैंने पिछली बार जब पब्लिक हेल्थ पे बोल रही थी तब मैंने बहुत विस्तार में सारे पॉइंट्स को छुआ था और मैं किस तरीके से फुटफॉल ऑफ SMS बहुत अधिक ज़्यादा है, इसलिए रेफरल पेशेंट्स करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खांसी जुकाम का पेशेंट भी वहीं आ रहा है, टर्शरी सेकेंडरी और टर्शरी केयर का पेशेंट भी आ रहा है, तो उसको वो सुविधा मुहैया नहीं हो पाती। इसलिए और PHCs CHCs की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको अपने मेडिकल एजुकेशन में क्वालिटी केयर देनी है तो आपको अपने PHC के ढांचे को करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव केयर उसको वहीं मिल जाएगी तो वो ओवरलोड नहीं करेगा SMS और ऐसी जगहों को आकर। हमें हमारे कैपेसिटी भी बिल्ड करनी पड़ेगी। एक ANM है जो बहुत अच्छा करती है, डॉक्टर के उसके अंदर तरीके का कर देती है। एक हमारी ANM है जिसको BP लेना भी नहीं आता। तो हमें लगता है हमारे हेल्थ वर्कर्स की क्षमता वर्धन भी करने की आवश्यकता है। एक फूड सेफ्टी डायरेक्टरेट की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने बजट में करी थी। मुझे लगता है कि एक डायरेक्टरेट ऑफ रैशनल थेरेपेटिक्स की ज़रूरत भी हमें पड़ेगी, हु कीप्स अ वॉच ऑन हॉस्पिटल्स, कि किस तरीके की दवाई ये डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्ट कर रहे हैं। अनावश्यक दवाई और इंजेक्शन तो नहीं दे रहे हैं, इनके ऊपर चेक रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करी। हमारी मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कभी भी प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ में इन्वॉल्वमेंट की पक्षधर नहीं रही हूँ और मैंने इस सदन के अंदर
भामाशाह योजना की भी आलोचना करी थी कि आप जब प्राइवेट को इन्वॉल्व करते हैं तो किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हमारे साथ में होता है। और मुझे लगता है प्राइवेट की डिपेंडेंसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर हम पैसा इसके अंदर खर्च कर रहे हैं तो हमारी जो फ्री जांच और फ्री डायग्नोस्टिक्स दवाई हैं उसको सर्जर करिए। आज कितने लोग सरकारी में आते हैं जो थोड़ा भी कुछ अफोर्ड कर सकता है, वो सरकारी अस्पताल में आना नहीं चाहता। 100 में से 30 जने आते हैं, तो वो जो भी सरकारी अस्पताल में आता है उसका सब कुछ फ्री कर दीजिए, उसकी हर जांच, उसकी हर दवाई फ्री कर दीजिए। आप देखिए किस तरीके के चेंजेस आपको यहाँ पर आएंगे। दूसरी चीज़, इस ओपीडी के अंदर जो व्यक्ति आता है उसको इस योजना का, इस यूनिवर्सल हेल्थ कवर और भामाशाह टाइप जो ये कार्ड्स हैं, इनका कोई भी बेनिफिट उस धारक को नहीं मिलता है। मान लीजिए उसने अगर टर्शरी और सेकेंडरी लेयर पे इसका बेनिफिट लिया भी था, ऑपरेशन कराया और फॉलोअप के लिए अगर कोई आता है, एमआरआई कराता है, तो उसको निःशुल्क नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि ओपीडी में आए चाहे कहीं पे आए, हुएवर कम्स एट द डोर स्टेप ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, उसको हम हर चीज़ फ्री करें। और ये अभी बोल रहे थे कि राइट टू हेल्थ केयर कब आएगा। राइट टू हेल्थ केयर इसी सदन में आएगा और हम इसी सदन में उस बिल के ऊपर टेबल थपथपाएंगे और देखेंगे क्या ऐतिहासिक काम हम मुख्यमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्टर के अंदर, इस हेल्थ के अंदर जो मेजर रिफॉर्म्स जो होंगे उसको हम आगे देखेंगे। एक रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफर पॉलिसी की भी आवश्यकता है कि कहीं पे 0 डॉक्टर है, कहीं पे 4 डॉक्टर हैं, अनावश्यक जगह पर जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, उसको देखते हुए एक ट्रांसफर पॉलिसी भी होनी चाहिए। एक RUHS के अंदर बहुत ज़बरदस्त सुपर स्पेशलिटी फैकल्टी की मांग है, क्योंकि SMS के अंदर प्रतिदिन 10,000 मरीज़ OPD में आते हैं, 800 करीबन भर्ती होते हैं, बहुत ज़्यादा, और बाकियों की ऑपरेशन की सूची कम से कम 3 से 6 महीने के लिए आगे लंबित रहती है। जो इसका दूसरा पार्ट है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो मेडिकल एजुकेशन रेंडर करता है। पेट सिटी की मैं विशेषकर माननीय मंत्री जी आपसे कहूँगी कि कैंसर के अंदर आजकल विशेष रूप से पेट सिटी की आवश्यकता है। ये मशीन हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होनी चाहिए। दूसरी बात, ये अभी कह रहे थे कालीचरण सराफ जी कि भाई ये सारी मशीनें बंद पड़ी हैं, ठप पड़ी हैं। मुझे लगता है ये आउटसोर्स का सिस्टम हमें बंद करना चाहिए, जहाँ पे प्राइवेट व्यक्ति आता है, अपनी मशीन लगाता है और कमा के पैसे चला जाता है। हमारे यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त फुटफॉल और नंबर्स हैं कि हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी, अगर हम मिनिमम सबसे ज़्यादा कम उसको चार्ज करेंगे तो अभी वो फ्री हो जाएगी मशीन। तो सबसे पहले जो MRI की कोई मशीन लगाने गया था वो 75 करोड़ वर्धमान या 75 करोड़ प्रॉफिट कमा के गए। तो मुझे लगता है इतनी कोई बड़ी महंगी मशीन्स नहीं होती, और लगा भी देंगे तो ये फ्री करा लेंगे। ये हमें देखने की आवश्यकता है। एक बात आई थी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ये एक्ट 2010 में कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी। अभी पूछ रहे थे कि इस एक्ट को कब लागू करेंगे। मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, आप भी तो सरकार में बैठे थे। हम 2010 में एक विजन के साथ, एक सोच के साथ इसको लेकर आए थे, आपने क्यों नहीं लागू किया? आप हमें पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से जो लास्ट में कहना चाहूंगी, जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, बस 2 मिनट, जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है उसमें भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन कोविड के मैनेजमेंट में मेडिकल कॉलेजेस का बहुत बड़ा योगदान था उसको मैनेज करने में। वैक्सीनेशन ड्राइव में भी उनका बड़ा योगदान रहा। लेकिन अब आप देखिए, बात कर रहे थे प्राइवेट को खड़े होकर हर वक्त कोसता है कि प्राइवेट का ये कर रहे हैं, आप प्राइवेट को इन्वॉल्व करें। आप वैक्सीनेशन लगाने में प्राइवेट को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? गवर्नमेंट में तो वो फ्री होगी, प्राइवेट में आप चार्ज करेंगे। आप करें तो सही, आपका खून हमारा खून पानी। आप क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि आप प्राइवेट को विशेष आपका स्नेह, हम दो हमारे दो की भूमिका पे आप हमेशा चलते रहते हैं। और ये बात कर रहे थे कि कब खोलेंगे, आपने कॉलेजेस की अनाउंसमेंट कर दी। इतने कॉलेजेस हैं, आपके पास ज़मीन का पता नहीं, आपके पास में संसाधनों का पता नहीं। तो आपके यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 14 के अंदर जो कॉलेजेस खोले थे उनके अंदर आप सिर्फ 5 ही उसको ऑपरेशनल कर पाए थे 2018 तक। हम 15 और कॉलेजेस लेकर आए हैं, एंड विद इन दिस पीरियड ऑफ कांग्रेस रिजीम आप देखेंगे वो फुल फ्लेजेड रूप से चलेंगे। दूसरी चीज़ मैं कहना चाह रही थी कि बजट की अभी बहुत व्याख्या कर रहे थे देवनानी जी। आपने क्या किया? आपने पूरा एक जुमलेबाजी करी और कहा कि 137% का बजट पेश किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने क्या व्यापक रूप से इंक्रीज किया है, वो एक जुमला था। आपने सिर्फ 11% का हेल्थ का बजट किया, और आपकी हेडलाइंस थी कोविड नीडेड स्पेशल अटेंशन बट नो रोड मैप बाय मोदी। डिस्पाइट पैंडेमिक हेल्थ बजट सीज लिटिल इंक्रीज। ये तो आपकी सोच है और आप बताएं कि पैंडेमिक में हम क्या करना चाहते हैं। और एक वीडियो बड़ा फेमस हुआ था और उसी के आधार पे मैं किसी का ट्वीट आया कि कोविड-19 की वैक्सीन है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और लीजिए इनकी पावरी हो रही है। आप इनकी पावरी करा दीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। लास्ट में मैं ये भी कहना चाहती हूँ, और मंत्री जी आपकी तवज्जो चाहती हूँ, मैं एक ORF करके इन्होंने एक रिसर्च की
और लीडरशिप वर्सेस क्राइसिस एंड कोविड-19 पर एक रिसर्च करी कि कितना इंपॉर्टेंट होता है उस लीडरशिप का, और उसका सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेलियर था अमेरिका में, जब किस तरीके से ट्रंप ने और किस तरीके की बयानबाजी करी, उसको मैं कोट नहीं करूंगा, और अमेरिका के डेडलीस्ट नंबर्स यहाँ पर आए। कोविड का सबसे बड़ा प्रबंधन अगर राजस्थान में हम कर पाए, आज हम ऑलमोस्ट कोविड फ्री हैं, उस वक्त भी हमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, सारे प्रबंधन अगर हुए तो ऐसी इफेक्टिव लीडरशिप मुख्यमंत्री जी की और हेल्थ मिनिस्टर की थी। और लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो पूछ रहे थे कि ऑक्सीमीटर के अंदर पेन डालते हैं, तो वो भी ऑक्सीमीटर के अंदर दिखा देता है। आप छोड़िए, अभी तो किसी नेता की धार्मिक यात्रा से पूरे बीजेपी, राजस्थान की पूरी बीजेपी के पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, पहले आप उसको सही करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती इंदिरा बावरी। आज मुझे बोलने का मौका दिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। कि आज हमारे मेड़ता विधानसभा में एक नर्सिंग कॉलेज की ज़रूरत है, तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि भाई नर्सिंग कॉलेज मेड़ता विधानसभा में होनी चाहिए। और दूसरा, जो मेरी विधानसभा में पहले भी मुख्यमंत्री जी पिछला बजट में घोषणा की कि ट्रॉमा सेंटर की,